वक्त हम ओखला विधानसभा में एआईएमआईएम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शुएब जमील के साथ उनके कार्यालय पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2025 में तकरीबन 1.5 से 2 महीने का वक्त बाकी रहा है, क्या चुनावी तैयारियां हैं, क्या इनके मैनिफेस्टो रहेंगे और क्या जमीनी स्तर से इनके काम का एक रुझाव एक वो रहेगा जनता के बीच, किस पर्पज से जाना चाहेंगे। तो डॉक्टर शुएब जमील साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत इस्तकबाल होता है मौसम हमारे चैनल टीएनए बुलेटिन के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, आपको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चुना है एआईएमआईएम में, तो आप एक फेस वैल्यू है आपकी, आप माशाल्लाह पढ़े उस एतबार से भी डिबेट्स में जाते हैं, नेशनल डिबेट में। तो आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि एआईएमआईएम को ज्वाइन करना चाहिए या बैरिस्टर साहब की तरफ से कुछ? देखिए, मैंने अपने राजनीतिक करियर में और टेलीविज़न करियर में हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि मुसलमानों की क़यादत होनी चाहिए और मुस्लिम बहुल राजनीति पे और हमारी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो मसाइल है कौम के, उन्हीं मुद्दों पर हमारी चर्चाएँ टेलीविज़न के माध्यम से, मीडिया के ज़रिए से या सियासी तौर पर हमारा रहा है। जाहिर सी बात है कि इंसान का अपना एक रुख होता है, सियासी एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी से हम कभी भटके नहीं हैं। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की ज़रूरत है मजलिस, मुल्क के आवाम की ज़रूरत है इमाम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से कौम के मसाइल को मुखरता के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ सदन के अंदर रख रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर हमारी जो आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार चल रहा है कि एक ही आवाज़ है मुसलमानों की हक में आवाज़ उठाने तमाम मुद्दों पर, ताकि इसको हाईलाइट करके यहाँ से उसकी कंसर्न को पहुँचाया जाए। उसके अलावा लोग मुँह छिपाते हैं, डरते हैं, चाहे मोमिनची का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो या फिर वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, सीएनआरसी का मुद्दा हो। इतनी ज़रूरत कौन दिखा पाता है? सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा तो कोई बोलता नहीं, हमारे नुमाइंदे बोलते हैं या हमारी पार्टी के लोग बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एमआईएम को उसी रणनीति पर चल रही है जैसे काशीराम साहब अपनी समाज की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी समाज की पॉलिटिकल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दलित बहुल राजनीति की। आज देखिए पीएसपी के साथ जो लोग जुड़े हैं या फिर उनकी क्या पॉलिटिकल पावर है, मैं समझता हूँ कि वो जैसे दलितों के लिए अम्बेडकर साहब के दिल में जैसे उनकी जगह है, मुसलमानों के अम्बेडकर है और इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर, बार एट लॉ, लंदन की डिग्री, इस मुल्क के अंदर आकर के जद्दोजहद मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर, उसके मसाइल पर, मुसलमानों को सियासी शऊर देने की बात, जो अपाहिज हैं हम सियासी तौर पर, उसमें उसको छोड़ करके अपनी क़यादत पर बात करना कौन करता है? मैं तो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दो खिताब सदर मजलिस को हमेशा देता हूँ और आज भी आपके जाने के माध्यम से दिया कि जैसे सर सैयद ने मुसलमानों की तालीमी बेदारी में लाने के लिए जो अहम एक किरदार निभाया और उसका जो एक रिवॉल्यूशन, जो इनकलाबी काम था, शुरुआती दौर में उनको बहुत आलोचना झेलनी पड़ी, मुसलमानों ने उनको परेशान किया। आज सर सैयद को हम किस नज़रिए से देखते हैं? मुसलमानों को तालीमी इनकलाब के लिए देखते हैं। ज़माना बैरिस्टर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों के सियासी बेदारी के लिए सर सैयद के रूप में देखेगा और आज के मुसलमानों के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, वैसे ही हैं जैसे दलितों के लिए अम्बेडकर साहब हैं। तो इतना नायाब हीरा हमारे बीच मौजूद है, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, हम क्यों दूसरों की तरफ उनकी दरिया उठाने जाएं और उनके झंडे उठाने जाएं? हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ मुस्लिम और राजनीति पर नहीं है, बल्कि दलित मुस्लिम का एक जो संगठन है, ऐतिहासिक गठजोड़,
चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर की आप राजनीति को देख लीजिए कि मुसलमानों के साथ क्या उनका रिश्ता था, चाहे वो सावित्रीबाई फुले का ऐतिहासिक वो रिश्ता देख लीजिए कि जब दलित समाज को पढ़ाना चाहती थी तो सामंतवादी ताकतों ने उनको बहुत परेशान किया, आगे बढ़ने नहीं देते थे। ऐसे दौर में फातिमा सना शेख उनकी एक दोस्त थी और उनके भाई ने कहा कि हम तुम्हारे मुसलमानों का जो रिश्ता है जय भीम का नारा, ये इसके पीछे बहुत बड़े ऐतिहासिक रीजन है। इसलिए एमआईएम काम कर रही है। आज हमारे दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राम जी काम कर रहे हैं समाज का। तो मजलिस अपनी उस रणनीति पर चल रही है कि अपने समाज को मजबूत करना और बाकियों को भी साथ लेकर चलना है। तो हर समाज का लीडर हो सकता है, तो एमआईएम पर उसमें पहली बार विधानसभा चुनाव करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, जिस तरह आपने बताया कि मुसलमानों के शऊर को लेकर, इनकी अक़लियत को लेकर, इनकी अक़लियत को लेकर और इनकी इज्तिमाइयत को लेकर। अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया गया और आपकी अध्यक्षता में लगभग पिछले 7 से 8 महीने से लगातार AIMIM एक बड़ी पार्टी है और हैदराबाद से लेकर पूरे जहाँ तक देखा जाए हर स्टेट में लगभग चुनाव लड़ा है और उनको मकबूलियत भी मिली है, वहाँ पे जीते भी हैं। अब दिल्ली प्रदेश के अंदर एक आपके आ जाने से, जो आपसे पहले पूर्व दिल्ली अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, वो उसमें बहुत काफी डिफरेंट है, हम मेरी रिपोर्ट से देख रहे हैं। तो आपके आने से एक नई शिखर पर, एक नई ऊंचाइयों पर AIMIM को 4 चांद लेकर लगातार जब इस तरह से आप मेहनत करते आ रहे हैं, प्रत्याशियों से मिलना, लोगों से मिलना, जैसा ताहिर हुसैन साहब के बेटे ने कहा कि डॉक्टर शुभ जमीन साहब हमसे मिले, हमारे हाल चाल जाने, और भी नेशनल मीडिया पर हम देख सकते हैं कि लोगों से आप लगातार मिल रहे हैं जाकर। तो एक दिल्ली चुनाव बहुत करीब में है डॉक्टर साहब। इन चुनावों को आप जनता के बीच में, मुसलमानों के बीच में, खास करके माइनॉरिटी के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगे आप, और क्या मुद्दे हैं आपकी पार्टी के कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन किस तरह हम जीतेंगे और किन मुद्दों को सामने रख के जनता के सामने AIMIM जाएगी? 3-4 सवाल आपके थे, मैं इसका बारे सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली मजलिस किसी शख्सियत की मोहताज नहीं है, बल्कि इसमें सबका मुश्तरका एक योगदान होता है। और जिन्होंने पहले काम किया, जिस कुर्सी को संभाल रहे हैं, उनके अपने काम के तरीके और अपनी लीगेसी थी। मैं समझता हूँ कि हमें जो जिम्मेदारी मिली उसको आगे और बढ़ाने, हम मज़ीद उसकी तरक्की पर ध्यान देते हैं। सबका शुक्रिया जिन लोगों ने बेपरवाहियाँ दी माशाअल्लाह, इसके लिए बिल्कुल कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं कहते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। रही बात आज पिछले 1 साल से दिल्ली मजलिस के कामों का मौका देखी, तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे साथी मिले, जिन साथियों के साथ हमने काम किया। वो दिन में, रात में 2-2 बजे रात तक कई किलोमीटर जाकर के एक आदमी से मुलाकात करना होता था, तब भी यहाँ से गुरेज नहीं करते। फैमिली को लेकर कुर्बानियाँ दी लोगों ने, जान माल से हर तरीके से लोगों ने कुर्बानियाँ दी और एक जज्बात के साथ जुड़े। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझ में कुछ ऐसी खूबी देखी है या एक ऐसा मौका दिया है कि हम लोगों को बांध करके चलते हैं एक इमोशंस के साथ। मजलिस में एक इमोशन है। सदर मजलिस के साथ मैंने अपने सोशल मीडिया पे देखेंगे तो मैं उनको कभी भी राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखता हूँ। MIM को सियासी, प्रोफेशनल सियासी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल का सुकून है बैरिस्टर सुधीर ओवैसी साहब। तो वो मतलब जब वो कुछ बातें कह जाते हैं, थोड़ी सी भी अगर हमारे बारे में कुछ कहते हैं या ऐसा लगता है, तो लगता है कि भाई आज हमारी ईद है, तो इस इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही दिल्ली के थोड़ी सी हमारे जो साथी हैं उनके बारे में जब वो कहते हैं, सदर मजलिस कहते हैं, तो उसी पे वो कहते हैं बस हमने तो बस इसी पर इत्तफाक कर लेना और ये बातें हमारे लिए काफ़ी, उनको कोई लालच नहीं होती। साथी ऐसे ही शाहिद साहब को आप देख लीजिए, फरहान साहब को देख लीजिए, हमारे जो और साथी हैं, एक तो ये इमोशन, दूसरा जिद्दारी। अभी अगर कोई तय हो गया कि भाई इसके कांग्रेस के हेडक्वार्टर के अगेंस्ट जाकर वहाँ प्रदर्शन करना, तो गए नहीं। ऐतिहासिक तौर पर पहली बार किसी पार्टी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया और हमने किया, कोई और की हिम्मत नहीं थी। भाजपा मुख्यालय घेराव करना हो, वक्फ बोर्ड के मुद्दे उठाने हो, ये तमाम चीज़ें, शिमला जाने का मामला हो, हिमाचल के मुद्दे उठाने हो, हरियाणा का मुद्दा उठाना, दिल्ली MIM का है। मुझे लगता है कि पिछले 10 महीनों में जितना दिल्ली MIM ने विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाई, उतना तो कांग्रेस ने भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। आप ये देख लीजिए कि अभी नरेश यादव की टिकट की बात आई,
तो उसके हम जब ने विरोध करना शुरू किया तो यहाँ से कांग्रेस वालों ने भी उसका विरोध किया। सदर मजलिस ने उसके उस दिन मुसावात की रैली में ये बात आवाज उठाई तो आम आदमी पार्टी का घबराहट शुरू हो गई, टिकट बदल। तो ये इम्पैक्ट है हमारी बड़े बड़े हिंदुत्व ताकतें जो कुछ लोग कभी सदर मजलिस के घर पर हंगामा करते थे, कभी मुसलमानों को रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल के सताते, आज वो माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, जेलों में बंद हैं, उनका वक्त में तो कानूनी तौर से भी लीगल तौर पर भी काम कर किया है दिल्ली में और बहुत तगड़े तरीके से किया है। तो एक तरफ हम बीजेपी से और आरएसएस और हिंदुत्व पे मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से। तो किसी मोर्चे पर मतलब कमजोर नहीं पड़ेगा, ये अल्लाह का शुक्र है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट मैं आगे दिल्ली प्रदेश के साथ देना चाहता हूँ। एक सदर अकेले कुछ नहीं कर सकता ना, अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, सब मेरे के जब मुस्तफा ऐसे वफादार मोहब्बत करने वाले साथी होते हैं। आज जो हम इस चुनाव में गए हैं, पिछली बार हमने कॉर्पोरेशन में चुनाव लड़ा, अच्छी मेहनत थी और कई जगहों पे हम थोड़ा सा झुके हैं, दूसरे नंबर पर है, कुछ साथी तीसरे नंबर पर है, लेकिन एक ग्राफ बढ़ा था साहब। अब ये वक्त आ जाता है कि भाई आला कमान और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नाउ इट्स टाइम कि अब हम लोग एकदम फुल फ्लेज दिल्ली के अंदर विधानसभा स्तर की तैयारी के लेकर यहाँ से बातचीत। तो वो जो 10 महीनों का जो ये काम रहा है, उससे हमारी आला कमान को ये भरोसा जग गया कि नहीं अब इस सतह पर है कि हम यहाँ पर विधानसभा लड़ाएं। शीलापुर हो, भागलपुर हो, मुस्तफाबाद हो, ओखला के काम चल रहे थे और उसके नतीजे पर सर साहब ने तय किया अस्थाई रुझान साहब के टिकट अनाउंसमेंट के बाद से समीकरण ही बदल गया। अभी कोई हमारे स्ट्रैटेजिस्ट आकर के बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में जो आई है रिपोर्ट, उसके इंटरनल सर्वे में एमआईएम मुस्तफाबाद के अंदर दूसरे नंबर पर है अभी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो तो चूंकि अपना था, अगर इंडिपेंडेंट कराएंगे तो अभी नंबर 1 पे आएगा। तो आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में अगर एमआईएम दूसरे नंबर पर है मुस्तफाबाद के अंदर, आप सोच सकें कि अभी तो महीना भर बाकी, महीना भर से ज़्यादा बाकी, अब तक क्या हुआ नहीं है। पब्लिक का इमोशंस है, सेंटिमेंट है और मजलिस के मुद्दे जो है वो बहुत सारे हैं। हम अस्पताल और ये सड़कों के बारे में नहीं बात कर रहे। मेरे को ये बताइए कि सब जब हमारे विधायक हमारे वहाँ से नुमाइंदा चुन के जाएंगे तो मुस्तफाबाद में सड़कें बननी हो, अस्पताल बनना हो, स्कूल बनना हो, वो हमारे आदमी लड़ के लेंगे, सरकार से कराएंगे। हर प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को 100 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपये हर साल जो है मिलते हैं। आप ओखला में अमानुल्लाह खान से पूछिए कि सरकार में देना ही 10 सालों से हर साल जो 10 करोड़ रुपया मिला है और जो डेवलपमेंट्स के जो फंड मिले हैं, आपको लगता है कि 100 करोड़ रुपये ओखला में खर्च हो गए पिछले 10 साल? कहाँ किस क्या? तो जो सरकार में रह करके जो नुमाइंदे हमारे लिए आवाज नहीं उठा सकते, जो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कौन सा ऐसा अस्पताल है ओखला में तो वर्ल्ड क्लास, कौन सा ऐसा वर्ल्ड क्लास स्कूल है? तो फिर हमारे मुद्दे तो यही होंगे कि हम जिस पोजीशन पर रहेंगे वहाँ लड़ करके साथ देंगे। और आप देखिए हर साल जो 10 करोड़ रुपया मिला है और जो डेवलपमेंट्स के जो फंड मिले हैं, आपको लगता है कि 100 करोड़ रुपये ओखला में खर्च हो गए पिछले 10 साल? कहाँ किस क्या? तो जो सरकार में रह करके जो नुमाइंदे हमारे लिए आवाज नहीं उठा सकते, जो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कौन सा ऐसा अस्पताल है ओखला में तो वर्ल्ड क्लास, कौन सा ऐसा वर्ल्ड क्लास स्कूल है? तो फिर हमारे मुद्दे तो यही होंगे कि हम जिस पोजीशन पर रहेंगे वहाँ लड़ करके साथ देंगे। और आप देखिए इंशाल्लाह अगर हमारा अल्लाह ताला ने साथ दिया और आवाम की मोहब्बत रही तो इस पोजीशन पर होंगे कि एक डिसिसिव फैक्टर होगा। समीकरण अगर बदलते हैं तो क्या पता हमारे बगैर सरकार भी तो डॉक्टर साहब देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया, आपके कंधों पर डाल दी, एक बड़ी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की। और सर ये कहते हैं कि जो भी फैसला करेंगे दिल्ली का वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शुभम जमील साहब करेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी एक बड़ी पार्टी की तरफ से आपको दी गई और तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनके रिजल्ट अच्छे निकल कर आएंगे इंशाल्लाह। तो सदर मजलिस की बड़ाई है कि उन्होंने ऐसा कहा दुनिया पे, लेकिन जो भी हमारे काम होते हैं मशवरे से होते हैं, ये हमारी अपनी इनपुट्स होती है।
सदर मजलिस का अपना एक फैसला होता है तहसील साहब के लिए। तो दिल्ली के हवाले से जो कुछ भी फैसला हो, जिस भी कैंडिडेट से कोई फैसला होगा, मुश्तरका तौर पर मैं अभी दिल्ली सदर को हमारे इंचार्ज तहसील साहब सदर मंत्री राष्ट्रपति साहब के मुश्तरका और साझा फैसलों पर होता है इंशाअल्लाह। शुक्रगुजार है कि पार्टी ने हम पर इतना भरोसा जताया और इस भरोसे को हम कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शुएब जमाई साहब। ये आज हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इनसे बात करें और दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि बहुत करीब है, क्या रिजल्ट निकल कर आएंगे, AIMIM का जुड़े रहिए। मैं तारिक नासिर, आपका खैर मकदम।